सब क्लियर है बेटा? गोविंद, सचिन, कुलदीप, बहुत अच्छे। चलिए फिर आज हम लोग थर्ड यूनिट पढ़ेंगे फिजिक्स में। थर्ड यूनिट आपके सिलेबस की थर्ड यूनिट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। चैप्टर थर्ड, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम सबसे पहले पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट का ही पढ़ेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, इसकी भूमिका, इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट जानते हैं सभी बेटा। एकांक समय में बहने वाले आवेश को, या एक सेकंड में बहने वाले आवेश को, किसी चालक में एक सेकंड में बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। समझ गए? किसी चालक में अगर आवेश बह रहा है और वो उसके कैलकुलेशन अगर 1 सेकंड के लिए ज्ञात करें तो वो क्या कहलाएगी बेटा? विद्युत धारा। और विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं आई से। तो यदि टी समय में या टी सेकंड में किसी चालक में Q आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो I इक्वल टू Q/T। इसी से परिभाषा बना देते कि एक सेकंड में किसी चालक में बहने वाले आवेश को उस चालक में बहने वाली धारा कहते हैं। उसको I से प्रदर्शित करते हैं। I इक्वल टू Q/T। इसका मात्रक समझ रहे होगे, मात्रक क्या बन जाएगा इसके आधार पर? तो कूलाम प्रति सेकंड, या इसी को क्या कहते हैं? एम्पियर। इसका मात्रक होता है एम्पियर। ठीक, ये बेटा अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। ठीक है, इसका सीजीएस पद्धति में, सीजीएस में मात्रक एब एम्पियर या बायोट बोलते हैं। एब एम्पियर या उसी को बायोट, BI कह देते, बायोट बोलते हैं। ठीक, 1 एम्पियर इक्वल टू 1/10 बायोट, ये इनके बीच रिलेशन हो जाता है। तो बेटा विद्युत धारा क्या है कि एक सेकंड में प्रवाहित आवेश को, या ऐसे कहते हैं किसी चालक में एक सेकंड में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। एक सेकंड में प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक, इसको I से प्रदर्शित करते हैं। टी सेकंड में यदि Q आवेश प्रवाहित हो रहा है किसी चालक में तो I इक्वल टू Q/T। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये भी याद रखना। इसका मात्रक एम्पियर होता है। सीजीएस में मात्रक एब एम्पियर या बायोट होता है। अब एक बात यहाँ और हम आप लोगों को बता दें, ये हमने कहा एक अदिश राशि है, तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन वास्तविक में जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये कैसी राशि है? मूल राशि। ये आप लोगों को याद रखना है
ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन ये वर्क कैसे करती है? वर्क करती है स्केलर क्वांटिटीज के भांति। अब इसमें कहेंगे इसमें डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है, लेकिन फिर भी ये अदिश होती है क्योंकि ये वेक्टर नियमों का पालन नहीं करती। ठीक है। और ये वास्तव में कैसी राशि है? मूल राशि है। आप याद रखना, कहीं से कोई प्रश्न बने कि विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? मूल राशि। और वास्तव में ये किस प्रकार से वर्क करती है? अदिश राशियों की भांति। इसमें डायरेक्शन भी होता है। विद्युत धारा वैसे यानी यहाँ से यहाँ ये विद्युत धारा बह रही, तो इसमें दिशा, लेकिन ये वेक्टर नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए इसको अदिश कह देते हैं। लेकिन वास्तव में ये कैसी राशि? मूल राशि है। ये हो गया। इसके बाद जो विद्युत धारा की डायरेक्शन हम प्रदर्शित करेंगे वो धनावेश की चलने की दिशा, विद्युत धारा की दिशा होगी। याद रखिए, धनावेश जिस मार्ग में जा रहा है वो विद्युत धारा की दिशा होगी। इसमें डायरेक्शन होती फिर भी ये स्केलर है क्योंकि इस वेक्टर नियमों का पालन नहीं करती। जैसे मान चलिए प्लस क्यू ऐसे चला जा रहा है, तो यही आपका धारा का मार्ग हो जाएगा। ठीक है। ऋण आवेश के चलने की दिशा के विपरीत, ऋण आवेश के चलने की दिशा के विपरीत, ऋण आवेश के चलने की दिशा के विपरीत धारा की दिशा होती है, या विद्युत धारा की दिशा होती है। ये याद रखिए बेटा, धनावेश चल रहा है और ऋण आवेश जा रहा है ऐसे, तो आपकी धारा का मार्ग ये हो जाएगा। ठीक। तो ये हो गया विद्युत धारा। इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ते हैं विद्युत चालन। दूसरा पॉइंट, विद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो इसको आप समझ गए होंगे। आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को वैद्युत चालन कहते हैं। आवेश के, जैसे ये आवेश है, यहाँ से यहाँ तक आ जाए, ठीक, अब ये यहाँ आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? वैद्युत चालन। और जो जिस प्रकार से आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, यानी जिन कणों के द्वारा इसको ले जाया जाता है उनको हम बोलते हैं आवेश वाहक। क्या बोलते हैं? आवेश वाहक। ठीक है। आवेश वाहकों द्वारा आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया वैद्युत चालन कहलाती है। आवेश वाहकों द्वारा आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया आवेश वाहक कहलाती है। इसके बाद इसमें आगे पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में पिछले चैप्टर में बताया था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होते हैं कि धातु में अनियमित रूप से, धातुओं में या चालकों में अनियमित रूप से गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि जैसे किसी धातु के किसी बाह्य कोश में या चालक के किसी बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है और वो किसी प्रकार इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है,
तो वो पूरी धातु में अनियमित रूप से गति करता रहता है। धातुओं में या चालकों में जो वैद्युत चालन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो अब हम इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये पढ़ेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ, 3 मेन पाथ पढ़ेंगे। माध्य मुक्त पथ, तो माध्य मुक्त पथ क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, ठीक, तो ये किस अन्य इलेक्ट्रॉनों से टक्कर भी करेंगे, संघट्ट भी करेंगे। तो इसके लिए जो माध्य मुक्त पथ बनेगा, एक श्रांति काल आता है। तो इसकी परिभाषा हो जाती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई दूरी को या तय किए गए पथ को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच तय किए गए पथ को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? बताइए। नीरज कुमार गुड मॉर्निंग कर रहा है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? उमंग यादव, सब सही से सब क्लियर हो रहा है? गोविंद साहू, नीरज कुमार, यश त्रिवेदी, चलिए सभी बच्चे जुड़े हैं। तो आइए अब इसमें हम अपने सिलेबस में गहराई में, आपने विद्युत धारा वगैरह तो आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, अब हम लोग इसकी गहराई में चलते हैं, ठीक है? तो आइए, क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच तय किए गए पथ को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और इसको प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। इसकी वैल्यू होती 10⁻⁻⁹ मीटर। कितनी वैल्यू? 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ सबको समझ में आ गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन की, जैसे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब ये वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन इससे टकराया और फिर इसके बाद इससे टकराया, तो इसकी दो क्रमागत टक्करों के बीच तय किए गए पथ को क्या बोलेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ बोलेंगे। इसको काय से प्रदर्शित करेंगे? लैम्डा से। लैम्डा बराबर 10⁻⁹ मीटर हो जाता है किसी चालक में। अब आइए इसी के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। श्रांति काल क्या होता है? देखिए श्रांति काल, यहाँ ऐसे रखे श्रांति काल। तो जो अभी इसने क्या किया, दो क्रमागत टक्करें की और उस दो क्रमागत टक्करों में उसने एक पथ तय किया, ठीक है? तो उस पथ को तय करने में जो समय लगेगा उसी को हम श्रांति काल बोलते हैं बेटा। क्या कहेंगे? किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच तय किया गया समयांतराल मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कहलाता है। दो क्रमागत टक्करों के बीच तय किया गया समयांतराल मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कहलाता है। समझ गए बात? सभी क्लियर हो गया होगा। और इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। काहे से? टाउ से। ये सिंबल होता है, इसको पढ़ोगे आप लोग टाउ, ऐसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर सूत्र लिख दें, माध्य मुक्त पथ बटे औसत चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, ये सभी जानते हैं। माध्य मुक्त पथ
बटे औसत चाल, टाउ इक्वल टू लैम्डा बार अपॉन वी आर एम एस। इसको पढ़ा होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वी आर एम एस। वी आर एम एस क्या है? वर्ग माध्य मूल चाल या वेग, ये सूत्र बन जाएगा। और इसकी वैल्यू अधिकांशता टाउ इक्वल टू 10⁻⁻14 सेकंड होती है। ये हो गया श्रांति काल। श्रांति काल को याद रखिए, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के लिए जो समय होगा वो आप टाउ से प्रदर्शित करेंगे, वही श्रांति काल होगा। अब इसमें आइए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, अब पूरी थ्योरी जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपवाह वेग या इसी को अनुगमन वेग भी कहते हैं। अपवाह वेग या अनुगमन वेग, अंग्रेजी में बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये अपवाह वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग या अनुगमन वेग, याद रखिए बेटा, दोनों शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए परिभाषा क्या है कि किसी धातु के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर आरोपित करने पर, जैसे ये मान लो कोई धातु है, यहाँ पे आपने पोटेंशियल लगा दिया V, तो जैसे आप इस धातु के सिरों पर वैद्युत विभवांतर आरोपित करेंगे तो जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो उच्च विभव वाले, मान लो जैसे ये 10 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो गमन होगा वो उच्च विभव वाले सिरे से, उच्च विभव वाले सिरे की ओर, ऐसे लिखेंगे, उच्च विभव वाले सिरे की ओर, इस प्रकार से। ये है, ये 6 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ, निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने लगेंगे। ठीक है, क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे। और ये जिस औसत वेग से गतिमान होंगे उसी को हम बोलेंगे अनुगमन वेग। जिस औसत वेग से गतिमान होंगे उसी को हम कहेंगे बेटा अनुगमन वेग। क्या कहेंगे, कैसे परिभाषा देंगे इसको, कि जब किसी धातु के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है या विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उसके सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने लगते हैं, और ये जिस वेग से गति करते हैं, ठीक है, या ऐसे यहाँ परिभाषा बनाएंगे, ऐसे कह देंगे कि जब किसी धातु के सिरों पर वोल्टेज स्थापित किया जाता है, जब किसी धातु के सिरों पर वोल्टेज स्थापित किया जाता है तो उसके सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले सिरे की ओर जिस औसत वेग से गति करते हैं उसको अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। यानी इनका जो औसत वेग होगा, औसत एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग ही क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। ये ध्यान रखिए, यानी जब किसी धातु के सिरों पर वोल्टेज आरोपित करते हैं तो उसके सभी इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले सिरे की ओर जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग कहते हैं, और इसको प्रदर्शित करते हैं बेटा अपवाह वेग या अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, इसको प्रदर्शित करते हैं वीडी से, वी और सफिक्स में डी ये रहेगा। ठीक है, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए जो अनुगमन वेग होता है वो लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अनुगमन वेग क्या होता है,
10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। और इन्हीं का मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का ऊष्मीय वेग जो होता है, ऊष्मीय वेग यानी जिससे ये उसमें अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, ऊष्मीय वेग होता है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। ध्यान देना दोनों में तुलना। ये अनुगमन वेग होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, और ऊष्मीय वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होता है जिससे वो अपने आप गति करते रहते हैं, वो होता है 10⁵ मीटर पर सेकंड। यानी जब धातु के सिरों पर आपने वोल्टेज आरोपित नहीं किया उस समय का वेग है 10⁵ मीटर पर सेकंड, और जब आपने वोल्टेज स्थापित कर दिया तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के वेग से गति करने लगेंगे।